ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में ना कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े कमाल के होते हैं। ये हर जगह हैं, हमारे खाने के सिरके से लेकर चींटी के डंक तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो आज हम इनकी पहचान के दो सबसे ज़रूरी पहलू समझने वाले हैं। एक, इन्हें नाम कैसे दिया जाता है, और दूसरा, इनकी बनावट कैसी होती है। अच्छा, कभी सोचा है कि चींटी के काटने की जो जलन होती है या सिरके का जो खट्टापन है और पुराने मक्खन की वो तीखी सी गंध, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? जवाब है कार्बोक्सिलिक एसिड। असल में इनके शुरुआती नाम भी ना इनके कुदरती सोर्स से ही लिए गए थे। जैसे चींटी के लिए लैटिन शब्द है फॉर्मिका और उसी से बन गया फॉर्मिक एसिड। अब देखिए, इन मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से समझने के लिए हम दो मेन सिस्टम्स पर फोकस करेंगे। एक है इनकी भाषा और दूसरी है इनकी संरचना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। पहला है भाषा, मतलब नाम देने का वो तरीका जिससे हर मॉलिक्यूल को एक खास पहचान मिलती है। और दूसरा है संरचना, यानी उनकी असली बनावट जो ये तय करती है कि वो असल में काम कैसे करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के कैरेक्टर को समझने के लिए इन दोनों पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी भाषा से। देखते हैं कि इन कंपाउंड्स को नाम देने का जो तरीका है वो आखिर विकसित कैसे हुआ। देखिए, शुरुआती दिनों में साइंटिस्ट्स ने एसिड का नाम उसके सोर्स के नाम पर ही रख दिया, जैसे चींटी से फॉर्मिक एसिड। ये सुनने में तो आसान था, पर जैसे जैसे और एसिड्स मिलते गए ये सिस्टम बहुत कंफ्यूजिंग होता गया। हर नाम के पीछे कहानी तो थी, पर कोई लॉजिकल पैटर्न बिल्कुल नहीं था। और बस इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बनाया गया IUPAC सिस्टम, जो केमिस्ट्स के लिए एक ग्लोबल लैंग्वेज जैसा है। इसने एक बहुत ही सरल और यूनिवर्सल नियम दिया। बस पेरेंट एल्केन के नाम के आखिर से ई हटाइए और ओएक एसिड जोड़ दीजिए। बस इतना आसान। यहाँ हम पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने देख सकते हैं। देखिए कैसे एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड IUPAC सिस्टम में मेथेनोइक एसिड बन जाता है। मीथेन से ई हटा और ओएक एसिड जुड़ गया। ठीक उसी तरह दो कार्बन वाला एसिटिक एसिड अब एथेनोइक एसिड है। ये एक साफ लॉजिकल पैटर्न है जो हर बार हर जगह काम करता है। लेकिन तब क्या होता है जब मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा एसिड ग्रुप हों? घबराने की बात नहीं है। IUPAC सिस्टम में इसके लिए भी एकदम साफ नियम है। ऐसे केस में प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। पहला, हम पेरेंट एल्केन का पूरा नाम लिखते हैं, इस बार ई हटाए बिना। दूसरा, हम डाई या ट्राई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि आखिर कितने एसिड ग्रुप्स हैं। और आखिर में हम नंबर्स से उनकी सही पोजीशन भी बता देते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन की एक प्रोपेन चेन है और पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन पर एक एक एसिड ग्रुप लगा है। तो नियम के हिसाब से इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। है ना एकदम लॉजिकल? और ये सिस्टम सिर्फ सीधी चेन्स के लिए नहीं है, ये एरोमेटिक रिंग्स पर भी लागू होता है, जो कि खास तौर पर स्टेबल रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो हम उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो ठीक है, अब हम नामकरण की भाषा तो समझ गए हैं। चलिए अब मॉलिक्यूल की असल बनावट पर चलते हैं, क्योंकि आखिर में उसकी बनावट ही तो तय करती है कि उसका व्यवहार कैसा होगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कार्बोक्सिल ग्रुप चपटा होता है, मतलब प्लेनर। सोचिए एक मेज की तरह, इसके सभी खास एटम्स एक ही प्लेन पर होते हैं और उनके बीच का एंगल करीब करीब 120 डिग्री होता है। ये तय ज्यामिति इसके केमिकल बिहेवियर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस चपटी बनावट को समझने की चाबी है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन एक जगह पर टिके नहीं रहते। आप सोचिए, ये एक टीम के खिलाड़ियों की तरह हैं जो गेंद यानी नेगेटिव चार्ज को आपस में पास करते रहते हैं, जिससे पूरी टीम ज्यादा मजबूत और स्थिर हो जाती है। और यहाँ ये बहुत खूबसूरती से दिखता है। इलेक्ट्रॉन बीच के कार्बन और दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच लगातार शेयर होते रहते हैं। इस लगातार मूवमेंट को हम रेजोनेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल किसी एक स्ट्रक्चर में बंधा नहीं है, बल्कि वो इन सभी संभावित स्ट्रक्चर्स का एक औसत है, एक हाइब्रिड है। और यही चीज उसे अविश्वसनीय रूप से स्थिर बनाती है। तो इस चपटी बनावट और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? सब कुछ, क्योंकि केमिस्ट्री में संरचना ही कार्य है।
ये रेजोनेंस सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके असली और ठोस नतीजे होते हैं। यही वो चीज़ है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे कार्बोनिल ग्रुप्स जैसे कि कीटोन से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए, इसकी तुलना एक कीटोन से करते हैं। एक कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत भूखा होता है, जिस वजह से वो बहुत रिएक्टिव होता है, हमेशा किसी से भी जुड़ने को तैयार। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स को फैला देता है, बीच वाला कार्बन उतना भूखा नहीं रहता। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। रेजोनेंस कार्बोक्सिल ग्रुप को स्थिर करता है और उसे बहुत कम रिएक्टिव बनाता है। तो आज हमने जो कुछ भी कवर किया है उसे फटाफट समेटते हैं। सबसे पहले हमने नामकरण की भाषा सीखी। फिर हमने देखा कि इसकी संरचना चपटी होती है, यानी प्लेनर। और सबसे जरूरी बात, हमने समझा कि कैसे रेजोनेंस का नतीजा इस मॉलिक्यूल को स्थिर और कम रिएक्टिव बनाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर यही संरचना रेजोनेंस के जरिए मॉलिक्यूल को स्थिर बनाती है, तो फिर यही संरचना उसके सबसे मशहूर गुण, उसकी एसिडिटी यानी एक प्रोटॉन छोड़ने की क्षमता के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।